खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये है हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम HPFR 2009 का अध्याय 7 जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बिल्कुल, इन्वेंट्री प्रबंधन। ये अध्याय परीक्षा के लिहाज से और वैसे भी सरकारी कामकाज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सरकारी विभागों में जो भी सामान है, मतलब इन्वेंट्री, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे उसे प्राप्त करें, कैसे रखें, कैसे उसका निपटान करें, ये सब इन्हीं नियमों में बताया गया है। और परीक्षाओं में तो अक्सर इन नियमों से जुड़े प्रैक्टिकल सवाल आ जाते हैं। बिल्कुल, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न बनते हैं, तो इसकी गहरी समझ जरूरी है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं नियम 134 से। ये नियम एक तरह से इन्वेंट्री प्रबंधन की नींव रखता है ना? जी हाँ, नियम 134 एक बेसिक गाइडलाइन देता है। ये कहता है कि हर विभाग को अपनी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए पूरी डिटेल में प्रक्रिया बनानी होगी। अपनी प्रक्रिया। हाँ, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें दो काम करने होंगे। एक तो वित्त विभाग से सलाह लेनी होगी और दूसरा सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अच्छा, यानी पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल। जी, इसका मकसद है मानकीकरण, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका हो और पूर्वानुमति यानी सरकार की इजाजत हो। ऐसा नहीं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से चले। समझ गए, एक रूपता और कंट्रोल। ठीक है, अब मान लीजिए समान विभाग में आ रहा है किसी प्राइवेट सप्लायर से। बिल्कुल। तो नियम 135 इसी के बारे में है। बिल्कुल। नियम 135 निजी आपूर्तिकर्ताओं से माल प्राप्ति। इसमें स्टोर के जो इंचार्ज ऑफिसर हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। क्या जिम्मेदारी है? मुख्य जिम्मेदारी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सप्लायर के साथ, उसकी शर्तों का सख्ती से पालन हो। माल आने पर बस रख नहीं लेना है। तो क्या करना है? जांच करनी होगी? हाँ, जांच करनी होगी। 3 मुख्य चीजें देखनी है। एक तो गिनती, माप या वजन। दूसरा क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब गुणवत्ता और मात्रा। और तीसरा है स्पेसिफिकेशंस, यानी जो मंगाया था ठीक वही सामान आया है या नहीं। अच्छा, और अगर कोई टेक्निकल सामान हो तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक टेक्निकल कमेटी भी बना सकता है। वो कमेटी जांच करेगी। जांच के बाद ही उसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और स्टोर इंचार्ज को ये लिखकर सर्टिफाई करना होगा कि हाँ, माल सही सलामत मिल गया है और रिकॉर्ड में चढ़ा दिया गया है। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है ना, ऑडिट वगैरह के लिए? एकदम सही। यहीं से अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही शुरू होती है। ठीक है, ये तो हुई बाहर के सप्लायर से माल आने की बात। अगर विभाग के अंदर ही एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में माल जा रहा हो तो उसके लिए है नियम 136। जी, नियम 136 इंटरनल ट्रांसफर्स को डील करता है। प्रक्रिया सीधी है। जिसे माल चाहिए वो एक फॉर्म भरेगा जिसे इंडेंट कहते हैं। इंडेंट? हाँ, माल मिलने पर वो जांच करके रसीद देगा। अगर मान लीजिए पूरा माल स्टॉक में नहीं है तो जितना दिया गया है उतना इंडेंट पर नोट कर दिया जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है, ठेकेदारों को माल जारी करने का जिसकी कीमत बाद में वसूलनी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अगर विभाग कोई सामान जिसकी कीमत वसूलनी है ठेकेदार को दे रहा है इस्तेमाल के लिए, तो नियम 136 कहता है कि ठेकेदार से एक लिखित रसीद लेनी होगी, एक्नॉलेजमेंट जिसे कहते हैं। उस रसीद में क्या लिखा होगा? उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस रेट पर वसूली होगी और टोटल कितना पैसा बनेगा, और इसकी एंट्री ठेकेदार लेजर यानी कॉन्ट्रैक्टर लेजर में भी करनी होगी, ताकि वसूली पक्की हो सके, कोई चूक ना हो। बिल्कुल, ये एक तरह का इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है। समझ गई। तो हर लेवल पर रिकॉर्ड्स और प्रोसेस फॉलो करना है। अच्छा, माल आ गया, रिकॉर्ड हो गया, अब उसे संभाल कर रखना है। नियम 137 इसी पर है, माल की सुरक्षित अभिरक्षा, सेफ कस्टडी। जी, नियम 137 स्टोर इंचार्ज पर जिम्मेदारी डालता है माल को सुरक्षित रखने की। सिर्फ ताला लगाना काफी नहीं है। तो और क्या करना होगा? जरूरत के हिसाब से इंतजाम करने होंगे, जैसे सही भंडारण, तापमान कंट्रोल करना अगर जरूरत हो, धूल मिट्टी से बचाना, और खासकर जो खतरनाक सामान है जैसे विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत आते हैं, उनके लिए तो विशेष सावधानी बरतनी होगी। मतलब सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाना है। सीधी सी बात है, संपत्ति का संरक्षण और नुकसान की रोकथाम। ठीक है, सुरक्षा हो गई। अब हिसाब किताब। नियम 138 सूचियों और खातों की बात करता है। हाँ जी, लिस्ट्स एंड अकाउंट्स। हाँ, नियम 138 स्टोर इंचार्ज की एक और जिम्मेदारी बताता है। वो है सही लिस्ट और अकाउंट्स मेंटेन करना, हर आइटम के हिसाब से, और सही रिटर्न्स तैयार करना।
ये खाते कैसे बनेंगे? क्या कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है? फॉर्मेट माल की प्रकृति और लेन देन कितनी बार होता है उस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि 3 तरह की चीजों के लिए अलग अलग खाते रखने को कहा गया है। अच्छा, वो कौन सी 3 तरह की चीजें हैं? पहला है स्थायी संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स, जैसे फर्नीचर, मशीनें। दूसरा है उपभोज्य वस्तुएं, कंज्यूमेबल्स, जैसे स्टेशनरी जो इस्तेमाल होकर खत्म हो जाती है। और तीसरा? तीसरा है डेड स्टॉक या अनुपयोगी वस्तुएं। डेड स्टॉक अनसर्विसेबल आइटम्स, मतलब वो सामान जो अब इस्तेमाल लायक नहीं रहा। इन तीनों के अलग खाते होने से मैनेजमेंट आसान होता है। हाँ, ये वर्गीकरण जरूरी है, इससे क्लैरिटी रहती होगी। अच्छा, कभी-कभी विभाग अपनी फिक्स्ड एसेट्स जैसे कोई मशीन वगैरह किराए पर भी तो दे सकता है। नियम 139 शायद इसी बारे में है। जी हाँ, नियम 139 कहता है कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट किसी लोकल बॉडी, ठेकेदार या किसी और को किराए पर दी जाती है तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा, और जो किराया या दूसरे चार्जेस तय हुए हैं उनकी रेगुलर वसूली भी करनी होगी। मतलब सरकारी संपत्ति से रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, लेकिन उसका भी हिसाब रखना है। बिल्कुल, जवाबदेही हर जगह है। हिसाब किताब की बात चली है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन, नियम 140। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षा के लिए भी और वैसे भी। नियम 140 कहता है कि जो विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी जिम्मेदारी है कि वो साल में कम से कम एक बार विभाग की सारी इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन करें या करवाएं। सारी इन्वेंट्री मतलब फिक्स्ड एसेट्स, कंज्यूमेबल्स, डेड स्टॉक, सब कुछ? जी हाँ, सब कुछ। ये काम वो खुद कर सकते हैं या किसी जूनियर अफसर से या एक कमेटी बनाकर भी करवा सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन का असली मकसद क्या है? सिर्फ गिनती करना? नहीं, सिर्फ गिनती नहीं। इसका मेन मकसद है ये देखना कि जो रिकॉर्ड में लिखा है, स्टॉक रजिस्टर में जो एंट्री है, क्या वो सामान सच में वहां मौजूद है और सही हालत में है। अच्छा, मतलब रिकॉर्ड्स को ग्राउंड रियलिटी से मैच करना। बिल्कुल, इससे कोई कमी, चोरी, नुकसान या रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो तो पता चल जाता है। ये कागज और हकीकत का मिलान है। और नियम 141 इसकी प्रक्रिया बताता है, वेरिफिकेशन की प्रोसेस। इसमें क्या खास है? नियम 141 में कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, वेरिफिकेशन हमेशा उस अफसर की मौजूदगी में होना चाहिए जिसके पास सामान की कस्टडी है, ताकि कोई हेरफेर ना हो सके। जी। दूसरी बात, जो अफसर या कमेटी वेरिफिकेशन कर रही है उन्हें स्टॉक रजिस्टर में एक सर्टिफिकेट दर्ज करना होगा, उसमें वेरिफिकेशन के नतीजे लिखने होंगे। और अगर कोई गड़बड़ी मिले तो, जैसे सामान कम हो या खराब हो? तो तीसरी बात यही है कि अगर कोई भी ऐसी विसंगति, मतलब कमी, क्षति, डेड स्टॉक वगैरह मिलता है तो इसकी सूचना फॉरेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देनी होगी ताकि एक्शन लिया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए है। तो वेरिफिकेशन एक अहम प्रक्रिया है। अच्छा, अब नियम 142 पर आते हैं। बफर स्टॉक, ये क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब है एक मिनिमम क्वांटिटी जो विभाग को अपने रोज के काम चलाने के लिए हमेशा स्टॉक में रखनी चाहिए। नियम 142 कहता है कि हर विभाग को एक इष्टतम स्तर, मतलब ऑप्टिमल लेवल का बफर स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। इष्टतम स्तर मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम। बिल्कुल, यही संतुलन है। स्टॉक बहुत ज्यादा होगा तो रखने की लागत बढ़ेगी, जड़ा भी चाहिए, माल खराब भी हो सकता है, और अगर बहुत कम हुआ तो जरूरत पड़ने पर काम रुक सकता है। तो सोच समझकर एक लेवल तय करना होगा। जी हाँ। अब एक स्पेशल इन्वेंट्री की बात करते हैं, लाइब्रेरी की किताबें। नियम 143 इनके लिए खास प्रक्रिया बताता है। ये नियम काफी लंबा है और मुझे लगता है परीक्षा के लिए इसमें दी गई संख्याएं और समय सीमाएं जरूरी हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, नियम 143 काफी डिटेल्ड है लाइब्रेरी बुक्स के लिए। इसमें कई बातें हैं। पहली, किताबें खरीदने का एक तय तरीका होगा। दूसरी, अगर किताबें पुरानी या बेकार, ऑब्सोलीट हो गई हैं तो एक कमेटी की सिफारिश पर उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में क्या? यहीं पे खास दिया मैम। वेरिफिकेशन कितनी बार होगा ये लाइब्रेरी के साइज पर निर्भर करता है। कैसे? देखिए, अगर लाइब्रेरी में 20,000 तक किताबें हैं तो हर साल वेरिफिकेशन होगा। हर साल? हाँ, अगर 20,000 से 50,000 किताबें हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल में एक बार, और अगर 50,000 से ज्यादा किताबें हैं तो मैक्सिमम 5 साल में एक बार, और वो भी सैंपल वेरिफिकेशन के जरिए। सैंपल वेरिफिकेशन मतलब कुछ किताबों की जांच? जी, लेकिन अगर सैंपल जांच में कुछ ज्यादा गड़बड़ी दिखती है तो फिर पूरा वेरिफिकेशन करना होगा। और अगर किताबें कम मिलती हैं वेरिफिकेशन में, नुकसान होता है तो नियम 143 में नुकसान की एक लिमिट भी बताई है, लेकिन सिर्फ बड़ी लाइब्रेरीज के लिए,
जिनमें 50,000 से ज्यादा किताबें हैं। क्या लिमिट है? वहां हर साल इशू या कंसल्ट की गई प्रति 1000 किताबों पर 5 किताबों तक का नुकसान ठीक माना जा सकता है, पर शर्त यह है कि ये लाइब्रेरियन की बेईमानी या लापरवाही से न हुआ हो। अच्छा, और दुर्लभ किताबों का नुकसान? हाँ, अगर कोई खास या दुर्लभ किताब खोती है तो उसकी जांच जरूर होगी। बाकी छोटी लाइब्रेरीज के लिए नुकसान की सीमा विभाग खुद तय करेगा। ये वाकई बहुत स्पेसिफिक नियम है। तैयारी करने वालों को इन नंबर्स और शर्तों पर ध्यान देना चाहिए। जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नियम 144 है माल का कार्यभार सौंपना, हैंडिंग ओवर चार्ज। ये कब होता है? ये तब होता है जब इन्वेंट्री के इंचार्ज अफसर का ट्रांसफर होता है। नियम 144 एक सीधी सी प्रक्रिया बताता है। जो अफसर जा रहा है और जो आ रहा है, दोनों को मिलकर माल का मिलान करना होगा। अच्छा, ज्वाइंट वेरिफिकेशन जैसा? हाँ, कह सकते हैं। उन्हें एक ट्रांसफर स्टेटमेंट पर साइन करने होंगे जिसमें सौंपे गए और लिए गए माल का पूरा ब्यौरा होगा। इससे बाद में कोई दिक्कत हो तो पता रहता है कि जिम्मेदारी किसकी थी। बिल्कुल, क्लैरिटी रहती है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, माल का निपटान, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। नियम 145 से शुरू होता है। ये सामान कब और कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है? नियम 145 कहता है कि विभाग माल को 3 कैटेगरी में घोषित कर सकता है। एक, अधिशेष यानी सरप्लस, मतलब जरूरत से ज्यादा। दूसरा, अप्रचलित यानी ऑब्सोलीट, मतलब पुराना या आउट ऑफ फैशन। और तीसरा, अनुपयोगी यानी अनसर्विसेबल, मतलब खराब या इस्तेमाल लायक नहीं। जब इन कैटेगरी में घोषित कर दिया, उसके बाद उसे तय तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करना होता है। क्या सिद्धांत है? पहला, डिस्पोजल का कारण लिखित में दर्ज करना होगा। दूसरा, चाहे तो इसके लिए कमिटी बना सकते हैं। तीसरा, डिस्पोजल से पहले माल की बुक वैल्यू यानी खातों में दर्ज कीमत या मार्केट वैल्यू या रिजर्व प्राइस पता करना होगा। और अगर ये पता ना चल पाए तो जो ओरिजिनल खरीद कीमत थी उसे ही आधार मान सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर माल किसी की लापरवाही या धोखाधड़ी से खराब हुआ है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। और अगर किसी दूसरे विभाग को देना हो तो वो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर माल जनता को बुक वैल्यू पर बेच रहे हैं तो क्या उसमें कुछ और जोड़ा जाता है? हाँ, नियम कहता है कि अगर पूरे मूल्य पर बेचा जा रहा है तो बुक वैल्यू में स्टोरेज, सुपरविजन वगैरह के खर्चों के लिए 1% जोड़ा जा सकता है। हालांकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो इसे माफ भी कर सकती है। ठीक है, अब डिस्पोजल के तरीके क्या है? नियम 146 बताता है शायद। जी, नियम 146 मोटे तौर पर 3 तरीके बताता है। पहला, विज्ञापित निविदा यानी एडवर्टाइज टेंडर। दूसरा, सार्वजनिक नीलामी यानी पब्लिक ऑक्शन। और तीसरा, कोई और तरीका जो ठीक लगे। नियम 147 टेंडर प्रक्रिया को डिटेल में बताता है। ये प्रक्रिया काफी लंबी लगती है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? परीक्षा के लिए शायद ये जरूरी हो। हाँ, नियम 147 की टेंडर प्रक्रिया थोड़ी डिटेल्ड है। इसका सार है पारदर्शिता, फेयर कंपटीशन और सरकार के लिए बेस्ट प्राइस पाना। इसके लिए कुछ कदम जरूरी हैं। जैसे पहला, वाइड पब्लिसिटी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें। दूसरा, क्लियर टेंडर डॉक्यूमेंट, बिक्री की सारी शर्तें आसान भाषा में लिखी हो, टैक्स वगैरह का जिक्र हो। और बोली लगाने वालों से कुछ सिक्योरिटी भी लेते हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट वही है, बिड सिक्योरिटी। जो लोग बोली लगाना चाहते हैं उनसे एक रकम जमा करवाई जाती है, आमतौर पर अनुमानित कीमत का कम से कम 10%। ये उनकी सीरियसनेस दिखाता है। फिर बोलियों का मूल्यांकन होता होगा? जी, चौथा कदम है निष्पक्ष मूल्यांकन। फिर सबसे ऊंची और सही बोली लगाने वाले को चुना जाता है। पांचवा, माल देने से पहले पूरा पेमेंट लेना जरूरी है। छठा, अगर तय समय में माल नहीं उठाया तो बिड सिक्योरिटी जब्त हो सकती है। ये तो काफी व्यवस्थित तरीका है। हाँ, ताकि सरकारी संपत्ति का सही मूल्य मिले। नीलामी प्रक्रिया यानी नियम 148 इससे कैसे अलग है? नीलामी जैसा नियम 148 में है, वो थोड़ी डायनामिक होती है। विभाग खुद या किसी रजिस्टर्ड ऑक्शनर के जरिए नीलामी कर सकता है। इसमें भी पब्लिसिटी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। इसमें कमेटी होती है? हाँ, एक ऑक्शन कमेटी होती है, आमतौर पर 3 सदस्यों की, जो प्रक्रिया देखती है। सबसे खास बात यह है कि बोली मौके पर ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाती है, ऑन द स्ट्रोक ऑफ द हैमर। अच्छा, तुरंत फैसला। हाँ, और जो सफल बोली लगाता है उसे तुरंत बयाना राशि एनएस मनी जमा करनी होती है, कम से कम 25% बोली की कीमत का, वो भी नकद में। बाकी पैसा मिलने पर ही माल सौंपा जाता है। तो नीलामी तेज होती है। हाँ। और फैसले मौके पर होते हैं। अच्छा, अगर इन दोनों तरीकों टेंडर और नीलामी से भी माल ना बिके तो तब क्या होगा? नियम 149 शायद इसी बारे में है। जी,
नियम 149 कहता है कि अगर टेंडर या नीलामी के बाद भी माल नहीं बिकता तो फिर सरकार की मंजूरी से उसे स्क्रैप मतलब कबाड़ के भाव बेचा जा सकता है। और अगर कबाड़ में भी ना बिके तो फिर उसे नष्ट करने जैसे दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं, खासकर पर्यावरण के लिहाज से सही तरीके से, जिसके लिए एक विभागीय कमेटी होगी। क्या कुछ खास तरह के सामान के लिए भी कोई विशेष डिस्पोजल प्रक्रिया है इसमें? हाँ, नियम 149 में इसका जिक्र है। जैसे एक्सपायर हो चुकी दवाएं, खराब अनाज या खतरनाक गोला बारूद जिनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, उन्हें फौरन नष्ट करना होता है। और जैसे कोई चेक बुक, रसीद बुक? हाँ, इसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, रसीद बुक, टिकटें या ऐसे दस्तावेज जिनसे सुरक्षा का मसला जुड़ा हो, उन्हें भी बहुत सावधानी से नष्ट करना होता है ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो और ऑफिशियल सीक्रेसी बनी रहे। समझ गई। डिस्पोजल के बाद कोई रिकॉर्ड बनता है? बिल्कुल। नियम 150 कहता है कि जो भी माल डिस्पोज ऑफ किया गया है उसका एक बिक्री खाता यानी सेल अकाउंट बनेगा, एक तय फॉर्मेट में। इस पर बिक्री की निगरानी करने वाले अफसर या कमेटी के साइन होंगे। ये पूरी प्रक्रिया का फाइनल रिकॉर्ड है। ठीक है। और अब इस अध्याय का आखिरी नियम 151, बट्टे खाते में डालने की शक्तियां, पावर्स टू राइट ऑफ। इसका क्या मतलब है? बट्टे खाते में डालना या राइट ऑफ का मतलब होता है किसी नुकसान या कमी को ऑफिशियली मानकर अकाउंट से हटा देना। नियम 151 कहता है कि स्टॉक टेकिंग या रीवैल्यूएशन से जो भी फायदे या नुकसान होते हैं उन्हें ठीक से रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर नुकसान होता है तो अगर कोई लॉस यानी हानि होती है तो उसे बट्टे खाते में डालने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मंजूरी लेनी होगी, भले ही इससे सरकारी खजाने पर सीधा असर न पड़ रहा हो। अच्छा, मंजूरी जरूरी है। जी, ये शक्तियां सरकार के निर्देशों के अनुसार ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसका मकसद है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सही रखना और किसी भी नुकसान की स्वीकृति को फॉर्मलाइज करना। तो ये थी HPFR 2009 के अध्याय 7 इन्वेंट्री प्रबंधन के नियम 134 से लेकर 151 तक की एक काफी विस्तृत चर्चा। हमने माल की प्राप्ति से लेकर उसकी सुरक्षा, रिकॉर्ड कीपिंग, वेरिफिकेशन, हैंडओवर, डिस्पोजल के अलग अलग तरीके और आखिर में नुकसान को बट्टे खाते में डालने तक की प्रक्रिया को समझा। हाँ, और हमने देखा कि हर नियम के पीछे कोई न कोई तर्क है, चाहे वो स्टैंडर्डाइजेशन हो, सुरक्षा हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो या फिर सरकारी संपत्ति का बेस्ट यूज हो। ये नियम सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने काम को सही ढंग से करने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। उम्मीद है कि ये चर्चा आप सभी सुनने वालों के लिए, खासकर जो साथी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। इस पूरी चर्चा से एक बात और सोचने वाली है। इन नियमों का पालन करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये असल में दिखाता है कि हम पब्लिक रिसोर्सेज को कितनी समझदारी से मैनेज करते हैं और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के प्रति कितने गंभीर हैं। हर नियम कहीं ना कहीं इसी बड़े लक्ष्य में मदद करता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। इतने ध्यान और धैर्य से इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए हम आप सबके आभारी हैं। जी, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हाँ, भविष्य में ऐसी ही परीक्षा से जुड़ी और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।